गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट सेकंड में यूनिट फर्स्ट चल रही थी अपनी, और यूनिट फर्स्ट का पार्ट ए चल रहा था। जो केमिस्ट्री थी 3D सीरीज थी ना, डी ब्लॉक वाली, उनकी पढ़नी थी हमें। तो केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज, ये पार्ट ए में था आपके यूनिट फर्स्ट में। उसके अंदर हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि संक्रमण तत्व किसको कहते हैं, और उसके बाद में पढ़ा था जो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे केवल, क्योंकि अपना जो पार्ट ए है उसमें है ही 3D सीरीज के बारे में, तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज, यानी कि 3D श्रेणी के जो तत्व हैं उनके क्या क्या गुण हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी, वो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो अपना टॉपिक रहेगा आज का प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज, 3D श्रेणी के तत्वों के गुणधर्म। इनके अंदर फर्स्ट रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट रहेगी, पहला जो प्रॉपर्टीज है वो रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर क्या आएगा। सबसे पहले तो ये देखें कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है। तो इसमें लिखा जाएगा सबसे पहले कि 3D सीरीज है, 3D श्रेणी के तत्वों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहेगा, आर्गन। आर्गन के बाद में क्या आएगा इसके अंदर 3D, और यहाँ पे क्या आएगा 4s। 4s में तो 1 से 2 रहेंगे, और 3D में आपके 1 से क्या रहेंगे 10 तक रहेंगे। और ये जो 3D सीरीज है आपकी, उसके अंदर स्कैंडियम 21 से, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एटॉमिक नंबर 21 होता है, और जिंक का होता है 30। तो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के 10 एलिमेंट है वो डी ब्लॉक की 3D श्रेणी में प्रेजेंट होते हैं, और इन 10 एलिमेंट्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा आर्गन 3D 1 to 10 और 4s 1 से 2। ये रहेगा 3D श्रेणी के 10 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की 10 एलिमेंट रहेंगे। कौन कौन से, स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक के। अब इनके बीच बीच में कौन कौन से तत्व आते हैं, उनके नाम, एटॉमिक नंबर, उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हम अलग से लिखेंगे। तो एक बार ये लिखें सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक के 10 तत्व हैं वो डी ब्लॉक की 3D श्रेणी के अंदर रखे जाते हैं। अब देखें इन सभी का एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, और एग्जाम में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया हुआ भी है। एग्जाम में सिर्फ कॉपर का और क्रोमियम का ये दो ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एलिमेंट्स, यहाँ पे उनके सिंबल आ जाएंगे, यहाँ पे लिखना है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, और यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इसमें टेबल बनाना, एक एलिमेंट्स, सिंबल, एटॉमिक नंबर, और उसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। देखें सबसे पहले इसमें आएगा स्कैंडियम, सिंबल रहेगा ऐसे, एटॉमिक नंबर रहेगा 21, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएगा आर्गन। आर्गन खुद कितने नंबर पे आता है, 18 पे आता है। उसके बाद में 3D1 4s2, 4s कक्षक का पूर्ण रूप से भरा हुआ रहेगा, क्योंकि 4s तो कैल्शियम में भर जाता है, और इलेक्ट्रॉन है वो 4s के बाद में जाते हैं 3D कक्षक में। 3D और 4s में से इलेक्ट्रॉन n+l के रूल के हिसाब से पहले किस में भरे जाएंगे, 4s कक्षक में भरे जाएंगे, और उसके बाद में आते हैं 3D कक्षक में। तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया 3D में। उसके बाद में सेकंड रहेगा स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम, टाइटेनियम Ti 22 पे आएगा।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आएगा आर्गन 3d2 4s2। उसके बाद में आता है टाइटेनियम के बाद में वेनेडियम, सिंबल होता है इसका V, एटॉमिक नंबर आएगा 23 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा आर्गन 3d3 4s2। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा इसके अंदर क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम का सिंबल क्या रहेगा Cr, एटॉमिक नंबर आएगा 24। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होते हैं 3d4 4s2। मूल अवस्था में, ओरिजिनल स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मूल अवस्था में ये रहेगा, क्योंकि 3 के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन d में आएगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इस कंडीशन में 3d और 4s दोनों कक्षकों की ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी कारण से इम्पोर्टेंट है। देखो ये नहीं होता इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें क्या लिखा जाए कि 3d में और 4s कक्षक में इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा में कम अंतर होने के कारण 4s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन है वो 3d कक्षक में चला जाता है, जिससे 3d कक्षक में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5 और 4s में बचेगा एक इलेक्ट्रॉन। ऐसा होने पर ये जो 3d कक्षक है वो क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया, अर्धपूरित हो गया, और 4s कक्षक है वो भी क्या हो गया, अर्धपूरित हो गया। इस विन्यास का स्थायित्व है 3d4 4s2 विन्यास की तुलना में ये वाला अधिक स्थायी होता है। इस कारण से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये नहीं होकर के क्या होगा 3d5 4s1 होगा। क्यों होता है, क्योंकि 3d और 4s कक्षक की ऊर्जा में कम अंतर होने के कारण 4s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में चला जाता है, जिससे 3d कक्षक है वो अर्धपूरित बन जाने के कारण इसका स्थायित्व बढ़ेगा। इस कारण से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये गलत माना जाता है और ये वाला क्या रहेगा, सही रहेगा। इस कारण से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंपॉर्टेंट है और इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है। हम ये लिख के आते हैं, होता ही वाला है। उसके बाद देखें क्रोमियम के बाद में क्या आएगा, मैग्नीज Mn, सिंबल रहेगा 25 पे। अब ये मत करना इसके अंदर कि 3d में जो नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है वो 3d6 में कर दी। अब वापस 3d5 वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, वापस इसी में जाएगा तो यहाँ पे 4s2 हो जाएंगे। यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे कितने बचेंगे आपके 4 बचेंगे, क्योंकि ये वाला वापस चला गया मैग्नीज आते ही इसमें चला गया तो यहाँ 4 बच गए। 4 में एक ये वाला जुड़ जाएगा जो मैग्नीज के अंदर आया था नया 25वां इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हो जाएगा 3d5। अब ये मत करना कि ये तो 5 का 5 ही रहेगा, मैग्नीज वाला है वो 4s में जाएगा, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि डी कक्षक सॉरी जो डी कक्षक या डी ब्लॉक के तत्व है उनकी डेफिनेशन में हम क्या लिखते हैं कि वे सभी तत्व हैं जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में जाता है वे डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। यदि आप ये 25वां इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे 4s में भेज के 4s2 कर दोगे ना तो ये गलत हो जाएगा, फिर ये s ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व हैं उनकी डेफिनेशन क्या रहेगी कि वे सभी तत्व हैं जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाएगा वही डी ब्लॉक के होंगे। तो जब क्रोमियम से मैग्नीज की तरफ चलेंगे तो उससे पहले ही डी का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, जो क्रोमियम में यहाँ से यहाँ आया था ना वो वापस इस 3d से यहाँ जाएगा तो यहाँ 3d4 बनेंगे। उस 3d4 के अंदर मैग्नीज का 25वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो 3d5 बनाएगा। ठीक है। उसके बाद में आएगा आयरन, आयरन का होता है फेरस, ये इसके सिंबल है। ठीक है, एटॉमिक नंबर रहेगा 26, आने वाला इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, 3d में क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा और 4s2 हो जाएगा। आयरन के बाद में क्या आता है आपका कोबाल्ट आता है। कोबाल्ट का रहेगा सिंबल CO, दोनों सिंबल्स कैपिटल में मत लिखना है, पहले वाला कैपिटल में लिखा जाएगा और दूसरे वाला स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। 27 एटॉमिक नंबर रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा आर्गन 3d7 4s2। देखिए इतने तीनों रह गए। इसके बाद
3 जो रह गए वो यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। कोबाल्ट के बाद में आपका कौन सा आता है, निकल आएगा। निकल का सिंबल रहेगा Ni, 28 नंबर पे आएगा और आने वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 3d8 बनाएगा। आर्गन 3d8 और 4s2, ठीक है। निकल के बाद में आता है आपका कॉपर। निकल के बाद में लगेगा कॉपर। कॉपर का सिंबल रहेगा Cu, एटॉमिक नंबर 29 और जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ पे जाएगा, 3d में जाएगा। 3d में जाएगा तो ये क्या बना लेगा, 3d9 बनाएगा और 4s2 बनाएगा। सही है क्या ये? लेकिन कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे नहीं लिखा जाता है। रूल के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं होता है। तो देखो ये किस प्रकार से रहेगा, वही रहेगा इसमें कि 3d कक्षक और 4s कक्षक इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस कम होने के कारण, 3d और 4s कक्षक की ऊर्जा में कम अंतर होने के कारण 4s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाएगा। तो यहाँ पे तो 1 बचेगा और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। हो गया इतना, 3d10 4s1। ऐसा होने पर ये तो क्या हो गया, पूर्णपरित हो गया और ये वाला क्या हो जाएगा, अर्धपरित हो गया। जबकि ये वाली जो कंडीशन थी 3d9 4s2, इसके अंदर ये तो पूर्णपरित था, लेकिन ये ना अर्धपरित था ना पूर्णपरित था। तो केवल इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्थायित्व केवल इस 4s2 पूर्णपरित के कारण था। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ कि जब एक इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक से ऊर्जा में कम अंतर होने के कारण यहाँ 4s से इसमें चला गया 3d में, तो ये तो बन गया 3d10 पूर्णपरित और ये बन गया अर्धपरित। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना है इसका स्थायित्व इस पूर्णपरित और इस अर्धपरित दोनों के कारण से है, और इन दोनों में से ये वाला अधिक स्थायी होता है, ये वाला कम स्थायी होता है। इस कारण से इसको सही माना जाता है और इस वाले को गलत मानते हैं। तो वापस से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 3d10 4s1। जैसे क्रोमियम में चेंज हुआ था ना कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ गया था, वैसा ही चेंज है वो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट इस कारण से ये वाला भी क्या मानते हैं, इंपॉर्टेंट मानते हैं। दो ही इंपॉर्टेंट है इसमें, तो क्रोमियम वाला और ये कॉपर वाला, ये दो ही पूछ जाते हैं। अगर 3d श्रेणी से यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा किसी का लिखना तो वो क्रोमियम और कॉपर का ही आएगा, इसके अलावा किसी का नहीं आएगा। अब देखो लास्ट पे आता है जिंक। जिंक को लिखते हैं हम Zn से, 30 होता है परमाणु क्रमांक। और अब देखो अब जिंक में आते हैं तब 3d का इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ जाएगा, 4s में जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, 4s2। यहाँ बच जाएगा 3d9। अब 3d9 के अंदर जिंक का जो 30वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो 4s में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, 3d में जाएगा। 3d में जा रहा है, इसी कारण से जिंक है वो डी ब्लॉक का तत्व है। यदि 4s1 में जाता ना जिंक का 30वां इलेक्ट्रॉन, तो जिंक है वो s ब्लॉक का तत्व होता, लेकिन ये किसका है, डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक के अंदर जो जिंक है उसका 30वां इलेक्ट्रॉन आएगा, वो किस में जाएगा, 3d में जाएगा। उससे पहले 3d के 10 में से एक इलेक्ट्रॉन 4s में जाके 4s2 बना लेंगे और यहाँ 9 हो जाएगा। 9 में 30वां इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 3d10। ये रहेगा आपके जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस प्रकार से रहेंगे आपके 3d श्रेणी के स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लिखें इसको। दो ही इंपॉर्टेंट है इसमें, क्रोमियम वाला और कॉपर वाला, बाकी याद सारे रखने हैं। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में था कि 1 से लेके 10 से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 1 से स्टार्ट होके इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए 10 तक आ गए इसके अंदर। और 4s वाले में या तो 1 रहेगा या 2 रहेगा। तो 1 में ये देखो सिर्फ कॉपर और क्रोमियम दो ही एलिमेंट्स इसे ऐसे हैं 10 में से जिसमें 4s1 आता है, बाकी सभी में क्या आएगा, 4s2 रहेगा। तो क्वेश्चन आए कि 3d श्रेणी के कौन से तत्व ऐसे हैं जिनमें 4s कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो रहेंगे कॉपर और क्रोमियम।
बाकी सभी में 4s2 रहेगा। तो इसके अंदर देखें आप, ये रहेगा इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में सेकंड प्रॉपर्टीज रहेगी आपकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। ठीक है, जो 3D श्रेणी के तत्व हैं उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी एटॉमिक, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी एटॉमिक रेडियस, या फिर इसी दूसरा इसको बोल देंगे हम आयनिक रेडियस। एक ही बात है, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो आयनिक रेडियस भी बढ़ेगी, और एटॉमिक रेडियस कम होगी तो आयनिक रेडियस भी क्या होगी इसके अंदर कम होगी। देखिए सेकंड प्रॉपर्टीज रहेगी अपनी एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। देखिए इसके अंदर एटॉमिक रेडियस क्या होती है और आयनिक रेडियस क्या होती है। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन आती है इसकी। तो एटॉमिक रेडियस में क्या आ जाएगा कि कोई एटम है, ऐसे फर्स्ट ईयर में पढ़ चुकी है रेडियस वाला। एटॉमिक रेडियस में क्या आएगा, किसी एटम के, किसी परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। तो एटम परमाणु की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। और दूसरा मान लीजिए अपने पास क्या है, आयन है, आयन है, आयन में अपने पास केटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। ये मान लीजिए केटायन आयन है कोई, तो इस आयन का नाभिक है और इस आयन का बाह्यतम कोश भी होगा। तो किसी आयन के नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी है वो ये वाली, वो तो क्या कहलाएगी, आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। और किसी परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम, परमाणु त्रिज्या बोलेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशन की बात आती है। तो एटॉमिक रेडियस में क्या लिखोगे आप, किसी परमाणु के नाभिक तथा उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को उस परमाणु की परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। उसके बाद में आता है कि आयनिक रेडियस क्या होती है। तो आयनिक रेडियस में क्या लिखा जाएगा कि किसी आयन के नाभिक तथा उस आयन के बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को उस आयन की आयनिक त्रिज्या कहते हैं। तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी ही क्या होती है, त्रिज्या होती है। यदि एटम की बात करें तो वो हो जाएगी एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। और यदि आयन की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, आयनिक त्रिज्या है वो हो जाएगी। ये थी इसके अंदर डेफिनेशन। ठीक है, तो इसमें परमाणु त्रिज्या है और आयनिक त्रिज्या है वो 3D श्रेणी के तत्वों में किस प्रकार से रहेगी ये हमें पढ़नी है। तो इसके अंदर देखें आप, इसके अंदर ये आता है कि परमाणु त्रिज्या, संक्रमण तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या है या फिर उसकी आयनिक त्रिज्या है उसको दो कारक प्रभावित करते हैं, दो के द्वारा निर्धारित होगी। दो कारक कौन से होते हैं, एक तो रहेगा इसमें जेड इफेक्टिव, इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड जो कारक है इसको हिंदी में बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, और सेकंड चार्ज रहेगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। तो ये दो कारक हैं जो कि परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करते हैं या फिर आयनिक त्रिज्या को प्रभावित करते हैं। पहला रहेगा प्रभावी नाभिकीय आवेश, शॉर्ट में लिखते हैं जेड इफेक्टिव, और दूसरा रहेगा प्रिजक्शन प्रभाव। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है और ये किस प्रकार से परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या को प्रभावित करते हैं, ये सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना।